5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जनता पर मेहरबान होती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक वादों और दावों का पिटारा खुद जनता को चुनावों में अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान होने, इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर बड़े बड़े वादे किए। वहीं दूसरी ओर 14 फरवरी को देवभूमि उत्तराखंड में भी मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड दृष्टि पत्र नाम दिया है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में जारी किया गया। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए बताया कि उनके कार्यकर्ताओं ने 13 जिलों में जाकर अलग अलग लोगों से सुझाव मांगे, जिनमें सैनिक, किसान, महिलाएं, युवा शामिल हैं। वहीं इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादों की छड़ी लगा दी। पार्टी ने वादा किया है कि उत्तराखंड के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वहीं पीएम वाणी योजना से हर गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट का वादा भी किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर भरोसा जताते हुए कहा कि जो भी घोषणाएं की गई हैं वो सब पूरी की जाएंगी, क्योंकि बीजेपी सरकार की नीयत साफ है। आइए जानते हैं देवभूमि के विकास के लिए क्या है बीजेपी का विजन। ये 3 ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है, वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। और मैं उन मंत्रियों से हूँ, जब मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूँ तो पत्रकार मुझे धीरे धीरे कहते कि नेता भी है और करोड़ों में बात करे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं मजाक में नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मेरी एक एक बात सुन लेना, कागज में लिख लेना, और अगर नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना। पर मुझे मालूम है कि ये कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम मेरे अनेक विभागों में कर चुका हूँ। तो मैं एक बात कहता हूँ कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में दृष्टि की कमी है। विकास की एप्रोप्रिएट दृष्टि, एप्रोप्रिएट। हर ग्राम पंचायत में सुसज्जित सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र, 2025 तक हर गांव में कम से कम एक एटीएम, स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के तहत सभी गांवों को विकसित करने का मिशन, 2038 में औली में शीतकालीन ओलंपिक, हर ब्लॉक में प्रतिभा चिन्हीकरण और प्रशिक्षण एकेडमी, देवभूमि को खेल भूमि बनाने का वादा, उत्तराखंड जिताएगा 2032 ओलंपिक खेलों में गोल्ड, निर्धन परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपए हर महीने सहायता राशि, राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष, लव जिहाद पर कठोर कानून का वादा, महिला थानों में संख्या दोगुनी करने का वादा, 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत, उत्तराखंड में बनेगा सशक्त भू कानून, पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए दी जाएगी मदद। वादे कई हैं और दावे भी कई हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए ही काफी बड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी देवभूमि में विकास की गंगा बहाती है और कौन सी पार्टी के विकास के वादों पर पानी फिर जाता है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया है। जस्टिस दीक्षित ने कहा, इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी। कर्नाटक का हिजाब विवाद न सिर्फ राजनीतिक रंग में रंग चुका है, बल्कि ये मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हिजाब विवाद पर अब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अब इस मुद्दे पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हिजाब में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना भयावह है। मलाला ने ट्वीट कर लिखा, हिजाब पहने हुई लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह है।
कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। एक ओर जहां ये मसला फिलहाल कोर्ट में है, वहीं दूसरी ओर हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन अब दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। ये विवाद बढ़ते बढ़ते राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। अलग अलग छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर जहां प्रदर्शन किया, जिनमें हिजाब पहनकर महिलाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि सिर्फ छात्र ही नहीं, अलग अलग प्रदेश के राजनेता इस मसले पर पटे हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अब विभिन्न पार्टियों के राजनेता भी आमने सामने हैं। लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वहीं प्रियंका गांधी मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में नजर आई हैं। ओवैसी ने कहा है इस मुद्दे से नफरत फैलाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने कानून और ड्रेस कोड का हवाला देकर हिजाब को गलत बताया है। बीजेपी का विपक्ष से कहना है कि इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपना तीसरा घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी कर दिया। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद जन घोषणा पत्र उन्नति विधान को जारी किया। कांग्रेस के तीसरे घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए। बता दें कि इससे पहले 21 जनवरी को भर्ती विधान और उससे पहले 8 दिसंबर को शक्ति विधान जारी किया गया था। 8 दिसंबर को जारी शक्ति विधान में महिलाओं के लिए घोषणाएं की गई थी, जबकि 21 जनवरी को युवाओं के लिए जारी भर्ती विधान में 20 लाख नौकरी का वादा किया गया था। यूपी की जनता से प्रियंका गांधी ने इस दौरान बड़े बड़े वादे किए। वहीं किसानों के लिए प्रियंका गांधी ने उन्नति विधान जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सब ने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। वहीं कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के उन्नति विधान में यूपी की जनता के लिए क्या खास है। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदेंगे। बिजली बिल हाफ होगा। कोरोना काल का बकाया खत्म किया जाएगा। 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। कोरोना पीड़ितों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। किसी भी बीमारी पर सरकार की तरफ से 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। आवारा पशुओं से नुकसान झेलने वालों को 3,000 रुपए का मुआवजा। झुग्गी वालों की जमीन उनके नाम की जाएगी। चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। स्कूलों में बढ़ती फीस पर रोक लगाई जाएगी। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। कारीगर और बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट रखी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए 3,000 रुपए पेंशन किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपदों में तैनाती दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में एक सीट आरक्षित की जाएगी। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा। यूपी में गुरुवार को पहले चरण के लिए मतदान हो रही। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कोई बिजली माफ कर रहा है तो कोई किसानों का कर्जा माफ करने की बात कह रहा है। अब देखना ये होगा कि नेताओं के इन बड़े बड़े वादों के बीच यूपी का वोटर किस तरफ झुकता है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब पहनने को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है।
वहीं इस बीच ये मामला अब राजनीतिक होता दिखाई दे रहा है। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आती दिख रही है, जिसके बाद से इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कूद गई हैं। प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि महिलाएं बिकिनी पहने या हिजाब, ये उनकी पसंद है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बिकिनी पहने, घूंघट पहने, जीन्स पहने या फिर हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहने, और यह अधिकार उसे भारत के संविधान से मिलता है। भारत का संविधान उन्हें कुछ भी पहनने की गारंटी देता है, इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। प्रियंका गांधी के इन आरोपों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिया। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए ट्वीट कर लिखा कि इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। ये स्कूलों और कॉलेजों में समानता अनुशासन की बात है। कुछ वोटों के लिए राष्ट्र और समानता की अवधारणा को नष्ट न करें। कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी के बीच हिजाब विवाद ने यूपी की चुनावी सियासत में भी एंट्री कर ली है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर काफी तीखी बयानबाजी की और नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा है। कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए। पथराव की घटनाएं भी हुई हैं। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं, तो कई हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछा और स्कार्फ डालकर कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। हालातों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। वहीं इस विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने के अधिकार को बहाल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी और उम्मीद है कि कोर्ट के फैसले से ये विवाद शांत हो सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.